तो दोस्तों आज हो गया 15 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि हम भारतीयों ने संदेह जताने वाले लोगों को गलत साबित किया है। इस मिट्टी में न केवल लोकतंत्र की जड़ें बड़ी है बल्कि समृद्ध भी हुई है। लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता का पता लगाने में दुनिया की मदद करने का श्रेय भारत को दिया जा सकता है। आपको बता दें कि बतौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम ये पहला संबोधन है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ टीएमसी लीडर्स भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि टीएमसी विधायक असित मजूमदार ने कहा है कि अगर कोई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस के योगदान पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का युवा मोर्चा ऐसे लोगों के लिए इतिहास की कक्षाएं आयोजित करेगा। आपको बता दें कि तेजस्वी ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ही परिवार की सराहना करने वाला इतिहास पिछले 75 वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार पटेल और अन्य शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जानबूझकर कमतर दिखाया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उन्होंने अपना भाई खो दिया है। आपको बता दें कि भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले झुंझुनवाला का रविवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 62 वर्ष के थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वो यमुना नदी के तट के नजदीक वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। आपको बता दें कि यमुना नदी में जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंच चुका है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इसके आसपास इलाके में ना जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के साइबर सेल ने राजस्थान के भरतपुर से आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सरफराज ने ही डायल 112 के व्हाट्सएप पर सीएम योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी वाला मैसेज भेजा था। इस मामले में 2 अगस्त को केस दर्ज किया गया था और तभी से पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। झारखंड सरकार सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने की योजना पर लगातार काम कर रही है, लेकिन अब तक इसके लिए आवेदन की जो स्थिति है वो पर्याप्त नहीं है। कृषि विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त तक जिलों से फसल राहत योजना के लिए मात्र 1.46 लाख किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अब तक मात्र 3,20,000 किसानों का ही निबंधन हो सका है, जबकि राज्य में 38 लाख से ज्यादा किसान निबंधित हैं। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोग अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी अपने परिवार के साथ इस जश्न में शामिल हुए और अपने आवास मन्नत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शाहरुख खान ने रविवार शाम को पत्नी गौरी खान और अपने बच्चों समेत तिरंगा फहराते वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। देश में सोमवार को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस उत्सव के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लाल किले के आसपास 10,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लाल किले पर चेहरे से पहचान करने वाली प्रणाली युक्त कैमरों से लेकर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिहार में सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर बरस रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अदा असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया है। गिरिराज सिंह ने ओवैसी के उस बयान पर घेरा है जिसमें उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के हिस्सेदार होने की बात कही। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि दुष्ट तत्वों को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। ओवैसी ने कहा था कि 1857 के विद्रोह के बाद वास्तव में मुसलमानों ने एक बड़ा बलिदान दिया था। अपनी बात को ऑथेंटिक बनाने के लिए इमाम प्रमुख ने अंग्रेजी कमांडर लॉर्ड रॉबर्ट्स का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के चांदनी चौक पर मुसलमानों के शव चारों ओर बिखरे हुए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा नीति केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर कहा है कि सिर्फ तिरंगा फहराने से आप देशभक्त नहीं हो जाते हैं। शिवसेना नेता ने कहा है कि वो समझते हैं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि 75 साल के बाद कितना लोकतंत्र बचा है। उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं कि आज भी चीनी अरुणाचल में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे। तिरंगा हमारे दिल में भी होनी चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र की जांच मामले में क्लीन चिट मिलने के कुछ घंटे बाद एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े ने कहा है कि उनके परिवार को निशाना बनाए जाने से वो आहत है। समीर वानखड़े ने कहा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए लगा दिया, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि उनकी मृत मां और परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शा गया। आपको बता दें कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े को जाति प्रमाण पत्र मामले में क्लीन चिट मिल गई है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर पिछले 1 साल से विवाद चल रहा था, जिसे खत्म करते हुए कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने साफ किया है कि समीर वानखड़े जन्म से हिंदू थे। पूर्व केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि उन्हें विपक्ष के 2 दर्जन पीएम उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अब अखिलेश यादव के भी नाम सामने आ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी के रामपुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी फोबिया की राजनीतिक बीमारी से ग्रसित लोग जल्द ही गायब हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को फ्री बीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले भी कई बार बीजेपी फ्री बीज को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक्सपोज कर चुकी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में शराब के ठेके बेचे गए, इस मामले में मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि जो सत्येंद्र जैन के साथ हुआ वही मनीष सिसोदिया के साथ होगा, कानून से सुरक्षा नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के मार्ग संगठन आरएसएस का आजादी की लड़ाई और इसके बाद भी राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को स्वीकार न करना क्या कहता है। सत्ता के स्वार्थ और जनता के दबाव में राष्ट्रीय ध्वज को आगे रखकर भाजपा आरएसएस अपने अतीत के काले पन्नों को छुपाने का प्रयास करने में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि लगातार इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जा रही है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एनडीए छोड़ने को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा और सनसनीखेज बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नीतीश कुमार द्वारा जेडीयू बीजेपी गठबंधन तोड़े जाने की सबसे बड़ी वजह विवादित संगठन पीएफआई और एसडीपीआई है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के कुछ बड़े अधिकारियों का पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से संबंध है। इस मामले में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, इसी वजह से नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा देने वाला कदम उठाया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये भी पूछा है कि बिहार में 19 लाख जॉब का क्या हुआ। भाजपा के लोग लगभग 2 साल तक सत्ता में रहे तो 19 लाख में से कितना रोजगार दिया। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम का मौके पर चौंका, एक मुसलमान डिप्टी सीएम बनाए नीतीश तेजस्वी। जी आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और उससे पहले 16 अगस्त को सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इससे ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाने की बात उठा दी है। विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जब सबसे ज्यादा वोट शेयर माइनॉरिटी का है तो प्रदेश में एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनना चाहिए। एमआईएम ने कहा है कि जब जाति देखकर मंत्रालय दिया जाता है तो इस हिसाब से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी होना चाहिए।